बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो है चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 हम लोग अपने इस क्लास में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले करेंगे इसका इंट्रोडक्शन और फिर पढ़ना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 19 का जो के टाइटल है, चैप्टर नंबर 19 का जो टाइटल है वो है एटॉमिक न्यूक्लियस का। एटॉमिक न्यूक्लियस का एटॉमिक न्यूक्लियस का ये चैप्टर है, राइट। इस चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। और एक छोटा चैप्टर है ये। इंट्रोडक्शन के बाद रेडियो एक्टिविटी है। फिर इसमें लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। और फिर आपके पास फिजन और फ्यूजन रिएक्शन है। इसके अलावा इस चैप्टर में 10 प्रॉब्लम्स हैं, 10 प्रॉब्लम्स हैं, नंबर 1 to 10। यानी ये होल चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं कि कंडेंस सिलेबस के बाद इस चैप्टर में भी कोई तब्दीली नहीं हुई है। माइनर सा चेंज हुआ है, ना होने के बराबर है। तकरीबन पूरा होल चैप्टर आपको स्टडी करना है, राइट। मतलब कंडेंस होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, बस सिर्फ 19-20 का फर्क है, तो उसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। यानी होल चैप्टर आपको स्टडी करना है। पेपर में इस चैप्टर से तकरीबन 9 से 11 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है पेपर में, एवरी ईयर। आपके ईयर भी आएगा। इन तमाम टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये तो इंट्रोडक्शन है। ये पेपर में नॉर्मली बहुत कम ही आया है। ये नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट होता है, ये नंबर 2 पर। और इसमें भी सिर्फ फिजन ही पेपर में आता है, नॉर्मली फ्यूजन नहीं आता है। और 10 न्यूमेरिकल्स हैं। सारे न्यूमेरिकल्स ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, सवाए एक के। ऑल न्यूमेरिकल्स आपको अटेम्प्ट करने हैं एक्सेप्ट नंबर 3 के। नंबर 3 के हम लोग सारे अटेम्प्ट करेंगे। और इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट है। यानी पेपर में नॉर्मली इनमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर का इंट्रोडक्शन में कोई बात रह गई हो या आपको लगता हो कि कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो लाइव सेशन में मुझसे पूछ लीजिएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है?
स्टूडेंट्स, अगर न्यूट्रल एटम की आप बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, न्यूट्रॉन डिफर करता है। तो किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है उस नंबर को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर is the number of protons present in an atom। लास्ट सिचुएशन में ये भी कहते हैं कि किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद, क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वल होता है, उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर का एक और नाम है, इसे हम लोग चार्ज नंबर भी कहते हैं। यानी एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर, इन दोनों वर्ड में कोई फर्क नहीं है, राइट? ओके। फिर एक वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर क्या होता है? किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है उनका सम, यानी सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल फिगर होती है, टोटल नंबर होता है, उसे कहते हैं मास नंबर। यानी ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कहा जाता है। और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। कैपिटल ए से इसको लिखते हैं, यानी ए इक्वल होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं चार्ज नंबर, एटॉमिक नंबर Z, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को लिखते हैं n से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किससे लिखते हैं? n से, राइट? n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो जाएगा यहां से a माइनस z के, a माइनस z के, a माइनस z के, राइट? ये नंबर किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिटरमाइन करने का फॉर्मूला आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे कि एक एलिमेंट को प्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर, मास नंबर को कैसे लिखते हैं, उसकी डिटर्मिनेशन कैसे होगी। फर्स्ट कीजिए कि x एक एलिमेंट है, x एक एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर को लेफ्ट बॉटम पे लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर को लेफ्ट बॉटम पे लिखते हैं, लेफ्ट बॉटम पे। और मास नंबर को राइट टॉप पे लिखा जाता है, राइट टॉप पे लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर को लेफ्ट बॉटम पे और मास नंबर को राइट टॉप पे लिखा जाता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल कि Na 1123 ये एक एलिमेंट लिखा है। तो जब भी एक एलिमेंट इस तरीके से प्रेजेंट हो तो आपको कुछ चीजें इसमें से निकालनी आनी चाहिए। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन की तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सारी चीजें आपको डिटरमाइन करनी आनी चाहिए। अगर मैं कहूं इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, तो ये एटॉमिक नंबर है 11। मास नंबर कितना है? ये है 23। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है? तो एटॉमिक नंबर को ही प्रोटॉन्स कहा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं। एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन्स 11 है।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होता है, प्रोटॉन्स 11 तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा, मास नंबर में से चार्ज नंबर को माइनस करेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 23 माइनस 11 तो ये हो गया 12। ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स, ये डिटरमाइन करना किसी भी एलिमेंट में से, ये आपको आना चाहिए, राइट। ओके स्टूडेंट्स, एक और टर्म सीखते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और से सुनिएगा, एटॉमिक मास किसी भी एटम के उस मास को कहते हो जो कि स्टैंडर्ड एलिमेंट कार्बन 12 से कंपेयर करके निकलता है। किसी भी एटम का वो मास जो स्टैंडर्ड एलिमेंट कार्बन 12 से कंपेयर करके निकालते हो, एटम के उस मास को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। इसकी डिटर्मिनेशन कैसे होती है, ये एक अलग प्रोसीजर है। फिलहाल अभी हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि एटॉमिक मास होता क्या है। किसी एटम का वो मास जो स्टैंडर्ड एलिमेंट कार्बन 12 से कंपेयर करके निकालोगे, उस मास को हम लोग एटॉमिक मास कहेंगे। कार्बन, याद रखिएगा कि एटॉमिक मास का यूनिट इस्तेमाल होता है एएमयू या सिर्फ यू, दोनों ऑप्शन है, एएमयू या यू, एटॉमिक मास यूनिट या सिर्फ यूनिट। कार्बन 612, इसका मास नंबर होता है 12, मास नंबर, लेकिन इसका एटॉमिक मास होता है 12.0000 AMU। हालांकि बजाय वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आया है, पर सिग्निफिकेंस में फर्क है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। और जब एटॉमिक मास लिखेंगे तो यूनिट भी लिखेंगे AMU, राइट स्टूडेंट्स। याद रखिएगा कि आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, चैप्टर 17 में भी, कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। 1 AMU को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो कितनी एनर्जी आपको मिलेगी, कितनी एनर्जी मिलेगी? याद रखिएगा 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है। 1 AMU को अगर हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि 1 AMU 1.6724 into 10 raised to power minus 27 kg के बराबर होता है। 1 AMU 1.6724 into 10 raised to power minus 27 kg के बराबर होता है। इसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये अगले सेगमेंट में भी हम लोग सीखेंगे, राइट। सुनिएगा, एक नया टर्म सीखते हैं पहले, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जिसे हम लोग मास डेफिसिट भी कहते हैं, मास डेफिसिट भी कहते हैं। क्या होगा ये स्टूडेंट्स? एक एटम में दो चीजें होती हैं, एक एटम में दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या क्या? नंबर 1 न्यूक्लियस, सॉलिड पार्ट ऑफ द एटम, एंड नंबर 2 ब्लैंक पार्ट ऑफ द एटम इन ऑर्बिट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं।
ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑर्बिट्स का जो मास होता है, वो मास जो इलेक्ट्रॉन्स को, ऑर्बिट्स को बाइंड करके रखता है, आपस में जोड़ के रखता है, या कह लीजिए कि ऑर्बिट का मास, ऑर्बिट का मास, एटम में दो चीजें हैं, एक न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिट्स है, दोनों मिलती हैं एटम बन जाता है। तो सिर्फ ऑर्बिट का मास लीजिए, ऑर्बिट का मास, ऑर्बिट के मास को कहते हैं मास डेफिसिट या मास डिफेक्ट। कह लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास, सारे इलेक्ट्रॉन का मास, मास डिफेक्ट और मास डेफिसिट, क्योंकि ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिट इटसेल्फ वो तो इमेजिनरी पार्ट्स है। जब हम कहते हैं ना कि ऑर्बिट का मास, तो मतलब होता है ऑर्बिट्स में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का मास, राइट? यानी ये ऑर्बिट का मास है, मास ऑफ ऑर्बिट्स। एक और कॉन्सेप्ट भी है, वो भी अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखिएगा, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑर्बिट्स की एनर्जी को कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो मास डिफेक्ट से जनरेट हो। बाइंडिंग एनर्जी उन एनर्जी को कहते हैं जो ऑर्बिट्स को बाइंड करके रखता है, आपस में जोड़ के रखता है। बाइंडिंग एनर्जी एटम में मौजूद ऑर्बिट्स की एनर्जी को कहते हैं। ऑर्बिट के मास को मास डिफेक्ट कहते हैं, तो मतलब हुआ मास डिफेक्ट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी याद रखिएगा, ये हमेशा नेगेटिव में लिखी जाती है, नेगेटिव में शो की जाती है, नेगेटिव में प्रेजेंट की जाती है, ये हमेशा नेगेटिव में शो करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि मास डिफेक्ट कैसे निकलता है, बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है, मास डिफेक्ट का नया कॉन्सेप्ट क्या है, ये अगले लेक्चर में हमने देखना एग्जाम्पल से। फिलहाल छोटे छोटे टर्म्स को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा पॉइंट और हम डिस्कस करें, देखिएगा, आपने पढ़ा है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो अगर एनर्जी में आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलो, तो एनर्जी कैलकुलेट कैसे होता है, जरा इसको सीखेंगे, अच्छी तरह याद भी रखेंगे स्टूडेंट्स। मास जो है ना, किसी भी एटम का मास, या तो हम आपको केजी में देंगे या एएमयू में देंगे, दो ऑप्शन है। किसी भी एटम का मास हम आपको केजी में देंगे या एएमयू में। फर्ज कीजिए कि हमने आपको एटम का मास केजी में दिया, पहला ऑप्शन लिया हमने। if mass in kg, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा, याद रखिएगा, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। यानी ऑर्बिट का मास हमने आपको दिया केजी में, ऑर्बिट का मास डिफेक्ट, और उस मास से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का एक फॉर्मूला ये है, ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब मास केजी में होगा, मास केजी में होगा। अब आगे देखिए जरा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, ये मास डिफेक्ट पुट करेंगे, C की जगह 3 × 10⁸ ये पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जूल में आया करेगा, इसमें आएगा जूल में। फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, 1.6 पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 1.6 पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बाइंडिंग एनर्जी आएगी, ये बाइंडिंग एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट? फिर अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो,
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो, सारी चीजें सीख लीजिए, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो इस वैल्यू को मजीद 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी ये आ गया दिस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये तो हमने सिखाया आपको कि अगर मास केजी में गिवन होगा तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, किस मेथड से निकलेगा, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। स्टूडेंट्स फर्स्ट कीजिए कि मास जो है वो if mass is in AMU, मास AMU में गिवन है, मास किस में गिवन है, AMU में गिवन है। अगर मास AMU में गिवन है, एटॉमिक मास यूनिट में गिवन है, तो फिर बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर मास AMU में गिवन होगा तो हम बाइंडिंग एनर्जी फिर इस फॉर्मूले से निकाला करेंगे, यानी डायरेक्टली इससे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिजल्ट आ जाया करेगा। स्टूडेंट्स मास डिफेक्ट कैसे निकलता है ये क्वेश्चन रह गया है। ये तो हमने बाइंडिंग एनर्जी निकालने के दो मेथड आपको बताए। इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन का पहला लेक्चर था। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शंस के दो लेक्चर होंगे। ये पहला लेक्चर था जिसमें हमने छोटे छोटे पॉइंट्स देखे। ये सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इसके बगैर चैप्टर्स को पढ़ना मुमकिन नहीं होता। स्टूडेंट्स अगले इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मास डिफेक्ट कैसे निकलता है और मास डिफेक्ट के बाद बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे होगी। यानी पहले देखेंगे मास डिफेक्ट निकलता कैसे है और फिर दो एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें से एक न्यूमेरिकल तो बड़ा इंपॉर्टेंट भी होगा। एक में ये ऑप्शन यूज करेंगे कि मास केजी में होगा तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगा, दूसरा ऑप्शन ये यूज करेंगे कि अगर मास AMU में गिवन होगा तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगी। तो इंट्रोडक्शन के दूसरे पोर्शन में ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। पूरा लेक्चर्स अच्छी तरह देखिएगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा, नंबर ऑफ टाइम देखिएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए, कोई क्वेश्चन रह जाए तो लाइव सेशन में मुझसे डिस्कस कीजिएगा स्टूडेंट्स। तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।